अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक 2 हफ्ते की गैप के बाद मैं नज़र आ रहा हूँ और मैं आजकल ट्रैवलिंग में हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए पेश करता रहूँ। 10 जून 2004 में एक खौफनाक वाक़या पेश आया कराची में क्लिफ्टन ब्रिज के पास, जब उस वक्त के कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल एहसन सलीम हयात जो कि सुबह अपने घर से, जो कि बाथ आइलैंड में कोर कमांडर हाउस था, वहाँ से कोर कमांडर ऑफिस जा रहे थे। तो जब वो क्लिफ्टन ब्रिज के पहले, थोड़ा सा पहले जब ये पहुँचे तो वहाँ पर घात लगाए हुए दहशतगर्द जो कि 8 से 10 के दरमियान टेररिस्ट थे और कुछ पुलिस की वर्दी में थे, कुछ रोड के दोनों तरफ खड़े थे और एक वैन थी जिसमें बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उसमें एक बड़ी मशीन गन उन्होंने फिट की हुई थी। उसमें 2 लोग बैठे थे। शीशा उसका उन्होंने उस वक्त अंदर से बिल्कुल शीशा सही सलामत था, लेकिन जब उन्होंने अटैक किया है तो उन्होंने अंदर से ही पूरी मशीन गन का ब्रश चलाया है और इस हमले में खुश नसीब थे कोर कमांडर जो कि उसमें बचने में कामयाब हो गए, जबकि आर्मी के 6 जवान मौके पे शहीद हो गए। 3 पुलिस के जवान थे, एक अफसर था सब इंस्पेक्टर, 3 लोग ये शहीद हुए, 2 सिविलियन इसमें शहीद हुए, जबकि 12 दीगर अफराद इसमें शदीद ज़ख्मी हुए। जब ये सामने क्लिफ्टन ब्रिज की तरफ ये गाड़ी बाथ आइलैंड की तरफ से टर्न हुई है तो बिल्कुल बोर्ड पर ही ये लोग घात लगा के बैठे थे। इन्होंने एम्बुश लगाया हुआ था और जब इन्होंने अटैक किया, इन्होंने पहले एक एक्सप्लोजिव रखा था, बॉम्ब बना के, देसी साख्ता फर्टिलाइज़र बॉम्ब जिसको कहते हैं, और इन्होंने उसका एक ब्लास्ट किया जिससे गाड़ियाँ रुकी। कोर कमांडर का कॉन्वॉय था वो रुका, जिस पे इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी अंधाधुंध, लेकिन ड्राइवर जो था कोर कमांडर का वो इतना ज़हीन और बहादुर था कि वो बड़ी जवामर्दी से उस ख़तरनाक फायरिंग में गाड़ी निकालता हुआ ले गया क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर। गो के उसके सारे टायर पंचर हो गए, गाड़ी चलनी हो गई, लेकिन कोर कमांडर और ड्राइवर महफूज रहे, जबकि दूसरे लोग उसमें जो बैठे थे गार्ड वो शहीद हुए और एसएसजी के कमांडो थे जो पिछली गाड़ी में, उनको भी घात लगा के शहीद किया गया। और लेकिन जो एसएसजी के कमांडोज जो ज़ख्मी हुए वो बड़ी जवामर्दी और बहादुरी से लड़े और जवाबी फायरिंग में उन्होंने, जो हमलावर थे उनमें से कुछ ज़ख्मी हुए जो कि अपना हमला उनको ज़ख्मी होने के जैसे नाकाम होते देखकर उनको भागना पड़ा और मौके से फ़रार हो गए। और मैंने जैसे कि बताया 11 अफराद शहीद हुए, 12 इसमें ज़ख्मी हुए। उसके मौके के बाद जब ये सारी सूरत हाल हुई, उस मौके पे हम पहुँचे हैं तो वहाँ से एक और पूरा इलाका कॉर्डन करके, ये हाई सिक्योरिटी जोन था डिस्ट्रिक्ट साउथ में कराची का सबसे हसास इलाका करार दिया गया था। और वहाँ पर जब मेरा ऑफिस करीबी था सीआईडी का, जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर तो हमने ये सारा देखा, ज़ख्मियों को शिफ्ट किया सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ वो तो इमदादी कारकुन और दूसरे इदारे कर रहे थे, हम फ़ौरन लग गए देखने में कि किस तरीके से वारदात हुई। तो वहीं पे एक और हमें बैग मिला जिसमें एक एक्सप्लोजिव था, ये भी फर्टिलाइज़र से बम बनाया गया था और इसमें एक सेल फोन लगाया गया था जिसकी मदद से डेटोनेटर जो एक्टिव होता है और ये ब्लास्ट होता। और इन्होंने कोशिश की और इसका मकसद ये था कि जैसे ही कार्रवाई होने के बाद ये मुल्ज़मान भागते और वहाँ पे पुलिस और दीगर इमदादी इदारे पहुँचते, अफसरान पहुँचते, तो उन्होंने इसको एक्सप्लोड करना था जिससे मज़ीद तबाही आती, और ये बड़ा अच्छा खासा वज़नी बम था। तो जब ये सूरत हाल हुई है तो उसके बाद तमाम पुलिस के इदारे और हसास इदारे, जितनी एजेंसियाँ थी, सब इस काम पर लगी। और उस सिलसिले में आज मैंने क्या किया है कि एक ऐसे पुलिस अफसर से मैं आपकी बात करवा रहा हूँ जिसने इस पूरे केस में अहम रोल अदा किया है, और वो हैं खुर्रम वारिस, जिन्होंने उस वक्त डीएसपी थे फारूक रहमान साहब की टीम में, जो कि एसएसपी थे, और ये कराची पुलिस से इनका ताल्लुक़ था। उस वक्त हम सीआईडी में थे लेकिन ये कराची पुलिस में थे, और फारूक रहमान साहब एसएसपी थे, खुर्रम डीएसपी था और उसकी टीम थी। इन्होंने किस तरीके से ये तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया,
पूरा केस हल किया, और जिस दिन ये कोर कमांडर पर अटैक हुआ उसके नेक्स्ट डे इन्होंने ये तमाम मुल्ज़मान पकड़े, उनसे बहुत बड़ी रिकवरी की। और ये तमाम हाई प्रोफाइल हाईली ट्रेंड लोग थे जिन्होंने वज़ीरिस्तान, अफ़गानिस्तान मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रेनिंग की थी और बम बनाने के माहिर थे, ख़ुदकश जैकटें और कमांडो ट्रेनिंग की हुई थी। तमाम कराची के लड़के थे, कोई बाहर का नहीं था, तमाम लोकल लड़के यहीं पैदा हुए, यहीं ज़्यादातर। कुछ ऐसे थे जो दूसरी जगह पैदा हुए लेकिन थे पले बड़े कराची में। तो मैं खुर्रम से ये तमाम पूरी आपको तफसील सुनवाता हूँ। खुर्रम ने जिस तरीके से केस हल किया, जैसे अरेस्ट किया, और फारूक अमान साहब और उनकी टीम ने जिस तरीके से ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, आप ख़ुद उनकी ज़बानी सुनिए। आज मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी के एक इंतहाई बेहतरीन केस, जिसे शाहकार जैसे मोनालिसा, वो डिस्कस करना चाहूँगा और आपको बताऊँगा कि ये केस हुआ कैसे था सॉल्व। दर हकीकत 2000 के बाद टेररिज्म कराची में बहुत उरूज पे था। जगह जगह धमाके होते थे और किलिंग होती थी, जिसमें सेक्टेरियन किलिंग बहुत पीक पे थी, और दूसरी वारदातें ब्लास्ट, लोगों को उड़ा देना, पूरे जलसों पे, मस्जिदों में धमाके। तो हम ये काम करते करते, जो लोग ये काम कर रहे थे वो इतने एक्सपर्ट हो चुके थे इसके कि हमें अंदाज़ा हो जाता था कि ये कौन से ग्रुप की तरफ से ये वारदात की गई है और इसमें कौन सा सैक जो है इन्वॉल्व है या कौन सा किस्म का बारूद इसमें यूज़ हुआ है। साल 2004 में कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि गुलिस्तान जौहर थाने पे अटैक हो गया और कुछ लोग जो है थाने में घुसे। उन्होंने 5 पुलिस के जवानों को शहीद करके सरकारी असलाह लूट लिया। उसके फ़ौरन बाद रेंजर्स की एक गाड़ी खड़ी थी शारा फैसल पे, जिस पर बम ब्लास्ट हुए और हैंड ग्रेनेड मारे गए। हम बड़े हैरान थे। इसी दौरान बाइबल सोसाइटी में किसी ने हैंड ग्रेनेड फेंके। तफ्तीश चलती रही, हमारी मीटिंगें शुरू हो गई, हम आपस में बैठ के मशवरे करने लगे कि ये कौन सा ग्रुप हो सकता है या क्या हो सकता है। तो वहाँ बैठकर मेरा अपना अंदाज़ा था और मैंने उनसे शेयर किया कि ये कोई नए लोग हैं, ये वो लोग नहीं हैं और इनका तरीक़ा वारदात बिल्कुल उनसे डिफरेंट है। और हमें अंदाज़ा हुआ और हम सब इस पे मुत्तफ़िक हुए कि ये कोई नया ग्रुप बन गया है और उस ग्रुप के बारे में हमारे पास या एजेंसियों के पास कोई भी इत्तला नहीं थी। इसी दौरान PACC पे सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जिसमें पहले एक गाड़ी पे बम ब्लास्ट हुआ और उसके लिए जब एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पहुँचे, उसी दौरान दूसरी गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया और काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। ये तफ्तीश यहाँ तक चल रही थी और हम इसे बड़ा गहराई से और संजीदगी से ले रहे थे। और मैं ही नहीं और दीगर एजेंसियां भी, तमाम साथी जो भी इस चैप्टर में टेररिज्म पर काम करते थे, वो सारे अपने तौर पर इसको बड़ा सीरियस लेके इस पर काम कर रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा सानिया होते होते रह गया और होते होते रह इसलिए गया कि उसमें जो प्राइम टारगेट था उसे अल्लाह ने महफूज रखा। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कोर कमांडर सिंध पर उनके घर से निकलने के बाद क्लिफ्टन ब्रिज पे अटैक हुआ। अटैक भी ऐसा ऑर्गेनाइज्ड अटैक था कि उन्होंने हाइलैक्स में पीछे का शीशा तोड़कर हैवी मशीन गन उसमें इंस्टॉल की हुई थी और राइट साइड पे ब्रिज के 2 बंदे सब मशीन गन्स के साथ थे और 2 बंदे लेफ्ट साइड पर सब मशीन गन्स के साथ थे और बाकी लोग उनके बैकअप पे पीछे की तरफ खड़े थे। जब कोर कमांडर साहब अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकले तो उन्होंने, जैसे वो क्लिफ्टन ब्रिज पे टर्न हुए, इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और एक ब्लास्ट पहले हुआ।
जो कि उनकी गाड़ियों को, उनके कॉन्वे को रोकने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। लेकिन कोर कमांडर साहब का जो ड्राइवर था उसने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इनके नापाक अज़ाइम को जो है तकमील होने से रोका, और ज़ख्मी होने के बावजूद वो गाड़ी भगाता हुआ वहाँ से ले गया, जिससे अल्लाह के शुक्र से हमारे कोर कमांडर साहब जो है वो महफूज रहे और वो वहाँ से आगे की तरफ चले गए। लेकिन उनके जो स्क्वाड में जीप थी पीछे, उसमें हमारे 5 आर्मी के जवान जो हैं वो शहीद हो गए इस फायरिंग की जद में आकर, और 2 पुलिस के ऑफिसर्स शहीद हो गए जो अपनी मोबाइल में थे, वहाँ से गुजर रहे थे, और एक पब्लिक का बंदा था वो भी शहीद हो गया। फायरिंग इतनी शदीद थी कि कुछ देर तक तो किसी को समझ में ही नहीं आया, और हमलावर इतने सफाक थे कि उन्होंने ये सब कुछ करने के बाद गाड़ी में जाकर तस्दीक की कि जिन पर उन्होंने अटैक किया है वो उनको उन्होंने मार दिया है या नहीं। इसके बाद वो मौके से फरार हो गए फौरी तौर के ऊपर। गुलिस्तान जोहर पे जब ये अटैक हुआ उस वक्त में डीएसपी सीआईडी था और फयाज खान साहब हमारे एसएसपी थे, और मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि जी आप वहाँ पहुँचे, और वो खुद भी वहाँ मौके गुलिस्तान जोहर थाने गए। तो वहाँ जब हमने देखा तो जो समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सा नया ग्रुप जो है इस वक्त शहर में एक्टिव हो गया है। इन्होंने गुलिस्तान जोहर में एक बैंक डकैती भी की। उसके बाद अचानक एक दिन सुबह के टाइम जो है मुझे एसएसपी साहब फयाज साहब का फ़ोन आया कि जी ऐसे कोर कमांडर पे जो है वहाँ पुल पे अटैक हो गया है, आप अपनी नफरी के साथ वहाँ पहुँचो, और मैं भी पहुँच रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो इसमें दौरान हमारे मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग भी वहाँ पहुँच चुके थे जो एविडेंस थी कलेक्ट कर रहे थे। तो जावेद बुखारी साहब भी वहाँ डीआईजी थे उस वक्त, वो भी हमारे आ गए। तो मेरे एक बेजमेट था जो उस वक्त एसएचओ बलोच कॉलोनी था, उसने मुझे फ़ोन किया कि जी ये जो डिफेंस व्यू है वहाँ पे एक गाड़ी है हाईएस, उसमें कुछ असला और एक्सप्लोजिव है। तो लिहाजा उसने मुझे कहा कि यार आप सीआईडी वाले जो है यहाँ पे आप देख लो ये क्या है। तो मैं बुखारी साहब को, डीआईजी साहब को और एसएसपी साहब फयाज साहब को बताया। तो हम तीनों जो है ना वहाँ मौके पे जब गए, सीवीओ डिफेंस व्यू गए, जब गाड़ी देखी तो हमें वही सारा उसमें से जो एविडेंस हमने देखा, जो एलएमजी जो है उसमें पीछे से पिछला शीशा उन्होंने तोड़ा हुआ था और उसमें फिट की हुई थी। तो वो हमें उससे जो ये हमें पता चल गया कि ये वही गाड़ी है जिसने कोर कमांडर पर अटैक किया है। उसमें से भी जो भी हमने उस वक्त एविडेंस कलेक्ट की और फिर इस ग्रुप के पीछे हम उस वक्त लग गए। इतनी देर में तमाम एजेंसियां और पुलिस वहाँ पहुँच गई। उन्होंने इसके लिए एक अलग इंतज़ाम किया हुआ था और एक बड़ा एक्सप्लोजिव वहाँ पर लगाया हुआ था कि जब तमाम एजेंसियां वहाँ पहुँच जाएंगी तो वो उसको ब्लो करेंगी, और उसके धमाके की जद में आकर बड़े बड़े ऑफिसर्स और जो दूसरे लोग वहाँ मौके पे पहुँचेंगे वो शहीद हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि वो एक्सप्लोड ना हो सका, और उस धमाका ना होने की वजह से उस बम से हमें अटैच्ड एक सेल फोन मिला। ये पहला क्लू था जो पुलिस को इस पूरे केस में हाथ लगा। उस सेल फोन को फौरी तौर के ऊपर उसको अच्छे से उसका एग्जामिन हुआ, उसको देखा गया, उसमें से चीज़ें निकाली गई। उसमें हसास इदारे वालों ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और उन्होंने भी उसमें हेल्प की निकालने की सारी। और फिर वो फेज़ शुरू हुआ जिसमें हमें रेड कंडक्ट करने थे। तो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें असाइन, टारगेट्स मिले, और कंफर्मेशन किसी की भी नहीं थी कि उसमें कौन किसके साथ इन्वॉल्व है या क्या है। मे बी ऐसा भी हो सकता था कि किसी से छीन के वो सेल फोन उन्होंने लगा दिया होता और ये सब कुछ ऐसा ही होता। लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जिसने सरकार को मजबूर किया कि हम इनको चेक करें, फौरी तौर पे इन पे रेड करें। तो हमने रेड प्लान करके अटैम्प्ट की। वो अटैम्प्टें हमारी कुछ हद तक कामयाब हुई। फिर हम फौरी तौर के ऊपर एक घर पे गए
जब हम पहले घर में गए और वो यहाँ से ये एक देवमलाई कहानी जैसा बन जाएगा, लेकिन हकीकत यही है। और जो लोग इसमें मौजूद थे वो ज़िंदा हैं और वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि पहले घर में गए तो हमें एक शख्स वहाँ उस घर में टकरा जिसका नाम अता था, अताउर रहमान। तो हमने ये सोचा कि हमने पुलिस को बहुत खासी दूर अपनी फोर्स को छोड़ा एयरपोर्ट पे और हम अंदर मॉडल कॉलोनी की शीटों में आ गए। और हमें अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हम इतना हाई प्रोफाइल केस था जहां हम ये चाह नहीं रहे थे कि पुलिस एक्सपोज हो जाए और किसी को ये शक हो जाए और वो लोग मौके से चले जाएं। तो इस ऑपरेशन पे फ्रंट पे हम 3 लोगों ने प्लान किया कि हम जाते हैं और हम इसको जो है पहले इनिशियली वो कंडक्ट करते हैं और ज़रूरत जैसे ही पड़ेगी वैसे पुलिस फोर्स को इसमें बुला लिया जाएगा। मेरे एसएसपी थे फारूक अवान साहब, वो मैं और एक मेरा सबॉर्डिनेट था। हम उस घर पर गए और जब हम उस घर के अंदर गए हमने बेल बजाई, गेट खुला और कुछ बातें हमने की और हम उसमें घुस गए। घुसने के बाद उसमें एक शख्स था जिसने ग्रेनेड निकाल लिया। उसके ग्रेनेड निकालने से हमें मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ कि ये तो कुछ और ही बात है और हमारा यकीन इस चीज़ में बदल गया कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर था। अल्लाह के शुक्र से हमने उस पर काबू किया और उसके ग्रेनेड को जो है उससे लिया, उससे बांधा। उस घर के जितनी भी ख़वातीन और लोग थे उनको हमने एक कमरे में बंद करके इसको इंटेरोगेट किया। ये इंटेरोगेशन भी एक इंतहाई सब्र आज़मा जो है वो सिचुएशन होती है। इसमें आपको बड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, बड़ी बारीकी से चीज़ों को देखना पड़ता है और फिर जो आपको मुल्ज़िम बता रहा है तो आपको उसका भी फैसला करना होता है कि आपको उसकी किस बात पे यकीन करना है और किस पे नहीं करना है। कहीं कोई और ट्रैप या कोई और चीज़ वो आपके लिए ना कर रहा हो, क्योंकि ये लोग जिस किस्म के सफ़ाक लोग थे तो इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये कोई बहुत ज़्यादा शराफत से पेश आएंगे। बहरहाल अल्लाह पाक ने महदूद वसाइल में हमें कामयाब करना था, तो हमें पता चल गया कि उसके घर पे आज मीटिंग है और अभी थोड़ी देर में ही लड़के आने शुरू हो जाएंगे। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम पुलिस फोर्स को बुला के डिप्लॉयड करते, क्योंकि हमें शक था कि अगर यूनिफॉर्म फोर्स वहाँ पर आएगी तो फिर जब पुलिस एक दफ़ा विजिबल हो जाती है तो फिर टेररिस्ट उस तरफ फटकता नहीं है। तो 2 ही रास्ते थे कि या तो यहाँ लड़ते हुए फतह नुसरत हासिल करें या शहादत के अजीम रुतबे पे पहुँचे, क्योंकि इस ग्रुप की सफाकी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सरकारी दफातर में, थानों में खुद घुस के अटैक करते थे और 5-5 जवानों को शहीद करके वहाँ का असला लूट लेते थे। और इतना बड़ी अटैम्प्ट करना कि कोर कमांडर सिंध पे हमला करना, तो आप इन वारदातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके कितने हाथ खुले हुए थे। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इनकी मज़ीद वारदातें कि इन्होंने क्या किया। जब हम उस घर पे गए तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा किया, और यहाँ मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो स्टोन हार्टेड नहीं होते, हम भी इंसान होते हैं आपकी तरह, और हमें भी अपनी ज़िंदगियों की परवाह होती है, खौफ होता है, लेकिन आपके चैन, आराम, सुकून के लिए हम उसको दांव पे लगा देते हैं। यहाँ मेरा हाल ये था कि मुझे ये यकीन था कि पता नहीं इस घर से हम जिंदा वापस निकल पाएंगे या नहीं, तो मैंने अपने सेल फोन से अपने घर कॉल मिलाई और अपने बच्चों की आवाज़ें सुनी। खुद कुछ इसलिए नहीं बोला कि अगर मैं कुछ बोलता तो वो शायद मेरे लहजे से अंदाज़ा लगा लेते कि कोई परेशानी कौन सिचुएशन है,
तो बस मैं उनकी आवाज़ें सुनता रहा कि शायद ये ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा है कि मैं अपने बच्चों की आवाज़ सुन रहा हूँ। फिर गए और कार्रवाई करनी शुरू की। जैसे उसने बताया था, थोड़ी थोड़ी देर में 2-2, 3-3 के टोलों की शक्ल में मोटरसाइकिल्स पर ये लड़के आते रहे। हम उनको पकड़ते रहे। हमारे पास ना कोई वसाइल थे, ना हथकड़ियाँ थी, ना कोई और चीज़ थी। तो हमने उस घर के दुपट्टों को और ये शलवार में डालने वाले नाड़ों को हथकड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया और उन्हें बांध बांध के डालते रहे। और उसी घर के चमचे, कांटों और छुरियों को हमने अपना वेपन बना लिया, क्योंकि हमारे पास एक पिस्टल ही था उस वक्त। अल्लाह पाक ने यहाँ हमें कामयाबी दी और हमने 9 अफराद को यहाँ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको इंटेरोगेट किया और एक ऐसी तादाद में वेपन इस घर से रिकवर हुआ जिसमें गुलिस्तान जौहर थाने से छीने हुए SMGs थे, जिसमें आर्मी की गाड़ी में एक और कमांडर साहब के अटैक के बाद उठाए हुए G3 राइफल्स थे, जिसमें LMGs और हैवी मशीन गन्स थे, जिसमें तकरीबन मेरा ख्याल है 40-42 या इससे कुछ ज़्यादा हैंड ग्रेनेड थे और दीगर एक्सप्लोसिव था, स्नाइपर राइफल्स थी। ये चीज़ें हमने मौके से फिर रिकवर की। इन सब को गिरफ्तार करके फिर हम इन्हें लेके अपने ऑफिस आ गए और वहाँ इनसे मज़ीद इंटेरोगेशन का सिलसिला शुरू हुआ। तो उस दौरान ये पता चला कि ये वज़ीरिस्तान में को हमज़ा जूफ़ी जो है वो इस ग्रुप का सरबराह है पूरे पाकिस्तान का, और कराची में उसने तालीम याफ्ता लड़के जो है उनको जो है हायर करके यहाँ एक मुनज़्ज़म ग्रुप बनाया, जो कि ये मुख्तलिफ अटैक कर रहा था, जिन्होंने थाने पे, बैंक पे और फिर कोर कमांडर साहब पे भी ये अटैक किया। जब हमने इनसे इंटेरोगेशन शुरू की तो ये सबसे पहले तो एक बड़ी अजीब चीज़ हमारे सामने आई कि इनमें कोई भी लड़का ऐसा नहीं था जो कम तालीम याफ्ता हो। ये तमाम के तमाम बड़े हाईली एजुकेटेड थे और इनमें कुछ लड़के जो थे वो मास्टर डिग्री ले चुके थे और उनमें पोजीशन होल्डर्स थे। इनको आम से क्रिमिनलों की तरह कोई खौफ नहीं था, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हो चुका था और ये गिरफ्तार हो चुके थे, तो इन्होंने चोरों की तरह से फिर मार खाना या झूठ बोलना के अलावा इन्होंने सच बोलना शुरू किया। और इंटेरोगेशन का हमारा अपना एक तरीका होता है, हम अलग अलग इंटेरोगेशन करते हैं और एक से दूसरे की तस्दीक करते हैं कि किस तरह से जो है ये वारदात हुई, उनकी रिजेम्बलेंस देखते हैं और फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। इसी में हमें पता चला कि इन्होंने जो हाइलैक्स इस्तेमाल की थी कोर कमांडर साहब के अटैक करने में, ये इन्होंने छीनी थी और छीनने के बाद इस बेचारे ड्राइवर को गोली मारकर शहीद कर दिया था कि वो बता ना सके। ड्राइवर को इन्होंने जो है वो शहीद कर दिया था गोली मार के, ताकि लोगों को पता ना चले। फिर इनके ग्रुप के दीगर साथियों के बारे में पता चला, जिस पर रेड कंडक्ट किए गए और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। कुछ ऐसे थे जो मफरूर हो गए और भाग गए, जो बाद में पकड़े गए। दौरान इंटेरोगेशन उन्होंने बताया कि इन्होंने ट्रेनिंग जो है वज़ीरिस्तान वाना से हासिल की और इनके ग्रुप का नाम था जंदुल्ला। और इसमें इन्होंने ये ग्रुप जो बनाया था, इसको ऐसा बनाया था कि ये हमने देखा कि टीटीपी वालों से और दीगर जिहादी तंजीमों से ज़्यादा एक्टिवली काम करना चाहता था। और क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे भी थे, इनके पास तरीके भी थे, इन्होंने फंड रेज करने के लिए कराची में गुलिस्तान जौहर के इलाके में एक बैंक में डकैती की, जिसमें से 60 लाख रुपए इन्होंने लूटे और उससे जो है वेपन परचेज किए। इनके बड़े आगे अज़ाइम थे और बड़ी इनकी प्लानिंग थी, बड़े इनके टारगेट्स थे
लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा एहसान और शुक्र है जिसने सिंध को एक बहुत बड़ी तबाही से खुसूसन कराची को बचाया और सिंध पुलिस को सुरखरू किया और कि ऐसे सफाक लोगों को फौरी तौर के ऊपर गिरफ़्तार किया और अपने जितने भी शोधा थे उनका बदला लिया और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया। वो तमाम मुल्ज़िमान आज भी जेल में हैं और अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं और अनकरीब जो है वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अब ये जेलों में जो है इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से कुछ मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत हो चुकी है, जिनकी उन्होंने अपीलें की थी वो भी मुस्तरद हो चुकी हैं और कुछ को उम्र कैद है और वो भी उनकी भी अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं। तो ये जेल में बस अब उन पे अमल दरामद का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार इनकी सज़ाओं में अमल दरामद करे और ये अपने अंजाम को पहुँचे।